हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम अमृतसर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सितंबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आज का जो वीडियो है वो कंटिन्यूएशन है एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीडियो का, जिसमें हमने नेशनल न्यूज़, स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसी चीज़ों को डिस्कस किया था। तो आज मूविंग अहेड वी विल बी डिस्कसिंग सम मोर टॉपिक लाइक economic news, defense related news, science and technology news and some important dates. आज भी जो हमारा बेसिक रिसोर्स रहेगा वो रहेगी ज्ञानम पंजाब की करंट की अफेयर्स की जो मंथली मैगजीन है वो, जिसमें सब कुछ बहुत ही सिलेबस वाइज आपका सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है। तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो ये 4 टॉपिक्स है। आई होप द एजेंडा इज क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की न्यूज पर। वो है and another semiconductor unit in Gujarat. Recently, यूनियन गवर्नमेंट ने जो है अप्रूव किया है केन सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड को कि वो सनद गुजरात में अपना एक सेमीकंडक्टर बेस जो है सेटअप कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी वहां पर 4 सेमीकंडक्टर यानी गुजरात में ऑलरेडी 4 सेमीकंडक्टर यूनिट्स जो है आर ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। तो ये एक न्यू एडिशन है गुजरात में सेमीकंडक्टर सेक्टर से रिलेटेड। साथ में ही हमारे पास जो है प्रोमिनेंटली न्यूज में है इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, जिसका जो टोटल आउटले है दैट इज 76,000 करोड़ रुपीस। तो एक काफी बड़ी अमाउंट है और ये शो करती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस सेमीकंडक्टर सेक्टर पर जरूर है। तो हमारा भी जो विजन है वो भी सेमीकंडक्टर सेक्टर पे होना चाहिए, सो दैट वी कैन नॉट मिस अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस। तो अगर स्लाइड की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जो कंपनी है जिन्हें सनद गुजरात में जो है सेमीकंडक्टर यूनिट जो सेटअप करने की परमिशन मिली है वो, उसके साथ ही उनकी कितनी कैपेसिटी है पर डे चिप्स प्रोड्यूस करने की, तो वो है 60 लाख चिप्स पर डे। और इन्वेस्टमेंट वो कितने की कर रहे हैं, 3300 करोड़ रुपीस की, 3300 रुपीस। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मैम सेमीकंडक्टर की जरूरत क्यों है, why semiconductors are so important these days कि इतना वर्थ का जो प्रोजेक्ट है इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन हैज बीन लॉन्च्ड। तो माय डियर फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर्स जो है आजकल का जो बेसिक फाउंडेशन है जिसके ऊपर हमारी इंडस्ट्री जो है ग्रो कर रही है। फ्रॉम आवर लैपटॉप्स, आवर फोन्स जो हम सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, उनकी जो बेसिक फंक्शनिंग है वो चिप्स पर डिपेंडेंट है जो देमसेल्व्स आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो इंडस्ट्री में इसका यूज है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसका यूज है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इसका यूज है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम और आप यूज करते हैं उनमें इसका यूज है, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में और मोबाइल फोन्स में। तो एवरीवेयर सेमीकंडक्टर इज प्लेइंग अ लीडिंग रोल एज फार एज द न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आर कंसर्न। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फोकस है वो भी सेमीकंडक्टर सेक्टर पर ज्यादा है। तो एक और हमारे पास जो है सेमीकंडक्टर यूनिट जो है वो आ गया है, कहाँ पर, गुजरात में। कौन सी कंपनी सेटअप कर रही है, केन सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड। ये मैसूर बेस्ड जो है कंपनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट विजन NXT। अब इसके नाम से तो हम कोई आइडिया नहीं लगा पा रहे कि ये किससे रिलेटेड है, तो आइए पढ़ते हैं। ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च किया गया एक फैशन फॉरकास्टिंग इनिशिएटिव। इसका नाम है विजो NXT। आप कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं इसको, इट इज विजन XT और विजो NXT। ठीक है, ये बेसिकली एक ऐसा टूल है, ऐसा इनिशिएटिव है जो फोकस करता है कि जो इंडिया की फैशन इंडस्ट्री है हम उसको बढ़ावा दें, हम उसको इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाएं। और उसमें हम जो है क्या न्यू एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं फैशन फॉरकास्टिंग। यानी आज से 6 महीने बाद कौन सा फैशन चल रहा होगा, खुली जीन वाला या टाइट जीन वाला, लॉन्ग कुर्ती वाला या शॉर्ट कुर्ती वाला। इस तरीके की जो प्रेडिक्शंस है कि आने वाले टाइम में किस तरीके का फैशन है और इंडियन अटायर्स को यूज करके किस तरीके का न्यू फैशन जो है वो जनरेट किया जा सकता है, उसको जो है ये ऐप, ये मिशन जो है उसको उससे रिलेटेड है। ठीक है, और साथ में ही उन्होंने एक इंडिया स्पेसिफिक फैशन ट्रेंड बुक भी रिलीज की है। इसमें दिखाया होगा कि क्या क्या ट्रेंडिंग है इंडिया में। तो उस हैंडबुक का नाम क्या है, परिधि 24x25। ठीक है, तो हम यहाँ पर याद रखेंगे विजन NXT रिलेटेड है किससे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से।
ठीक है, जो कहाँ पर लोकेटेड है, चेन्नई में, ठीक है। और ये काम क्या करेगा, फैशन फॉरकास्टिंग करेगा, ठीक है। और इनकी जो मैगजीन है, ट्रेंड बुक है, वो क्या है, परिधि 24x25, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने जो है अपने फाइनल एस्टिमेट्स रिलीज किए हैं फूड ग्रेन प्रोडक्शन के फॉर द ईयर 2023 एंड 2024। इस पीरियड के लिए हमारी कितनी फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुई, उसके एस्टिमेट्स जो है जारी किए गए हैं। और क्या उसमें रिजल्ट पाया गया है, कि जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है इस बार पिछले साल के मुकाबले 26 लाख मेट्रिक टन जो है ज्यादा है। इट मीन जो फूड ग्रेन्स हैं उसमें बढ़ोतरी जो है देखी गई है। सिमिलरली जो राइस प्रोडक्शन है वो उसमें भी जो है हमने इंक्रीज इस बार देखा गया है, विच इज 21 LMT मोर देन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और वीट प्रोडक्शन भी जो है इस बार बढ़ी है, जिसका एस्टिमेटेड है कि वो 113 LMT पर बढ़ी है। तो इस स्लाइड में एज सच देयर इज नथिंग न्यू और समथिंग वेरी स्पेशल, बट यस हमें ये जरूर अंदाजा होना चाहिए कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जो हमारा टोटल फूड प्रोडक्शन है वो इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है। अगर इंक्रीज किया है तो बाय व्हाट नंबर और बाय व्हाट परसेंटेज इंक्रीज किया है, तो दैट इज 26 LMT। आई होप आई एम क्लियर विद दिस न्यूज आइटम। नेक्स्ट न्यूज है अबाउट 4 CPSEs बीइंग ग्रांटेड द नवरत्न स्टेटस, ठीक है। नवरत्न स्टेटस हमने काफी बार डिस्कस किया है कि नवरत्न स्टेटस एक तरह का एक क्लास में गुड स्टूडेंट वाला जो बैच है, जो कि उन बच्चों को मिलता है जो काफी इनिशिएटिव लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से कंपनी वर्ल्ड में नवरत्न स्टेटस इस तरीके की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को मिलता है जिनका काफी अच्छा प्रॉफिट रहा होता है, जिन्हें ज्यादा ऑटोनॉमी की जरूरत होती है। तो हम जो है उन्हें नेमिंग करते हैं, उनको लेबलिंग करते हैं। कैसे, सबसे पहले हम कुछ कंपनीज को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बाय गिविंग देम द टाइटल ऑफ मिनी रत्ना, ठीक है। अब मिनी रत्ना जो अच्छी परफॉर्म करती हैं उन्हें टाइटल मिलता है नवरत्नास का। अब जो नवरत्नास भी अच्छा परफॉर्म करती हैं हम उन्हें कौन सा टाइटल देते हैं, महारत्नास का, ठीक है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्ना घोषित किया था, जिसके कारण टोटल महारत्नास जो हमारी कंट्री में है वो हो गई हैं 14, ठीक है। टोटल महारत्नास कितनी है, 14। और अब जो हम न्यूज आइटम पढ़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि 4 नई CPSEs को जो है नवरत्न का टाइटल दिया गया है। तो इसके कारण क्या हुआ है, टोटल नवरत्नास हमारी कंट्री में हो गई हैं 25। तो हम ये 2 नंबर जो है वो याद रखेंगे, सबसे पहले मिनी रत्नास, देन नवरत्नास, देन महारत्ना, ठीक है। अब हम उन 4 CPSEs के बारे में पढ़ते हैं जिन्हें ये स्टेटस दिया गया है। सबसे पहले है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सतलुज जल विद्युत निगम एंड नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है जी। इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो सबसे पहले रेलटेल, नाम से पता चल रहा है रेल और टेल, यानी रेलवे से भी रिलेटेड है और टेली कम्युनिकेशन से भी। तो ये ऑपरेट करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर। और जो ये है काम क्या है इनका, एक पैन इंडिया ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो बिछाने का काम है वो ये वाली CPSE देखती है। फिर है सेकी, दैट इज सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो है एस्टैब्लिश की गई है और ये नेशनल सोलर मिशन को जो है इंप्लीमेंट करने का काम करती है। फिर अगली है सतलुज जल विद्युत निगम। सतलुज जल विद्युत से हम समझ ही गए होंगे कि ये हाइड्रो पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है और मेनली डील करती है हाइड्रो पावर के साथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट NHPC, जो कि अगेन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है। 1975 में स्टैब्लिश किया गया था इसको, और ये भी काफी तरह की जो डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पावर एंड काफी तरह की और एनर्जीज लाइक सोलर, जियोथर्मल, टाइडल, विंड, इनमें भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो 4 CPSEs, तो टोटल नंबर कितना हो गया, 25। कितनी, ये किसकी बात हो रही है, नवरत्ना की, ठीक है। और इन चारों का नाम और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं ये हम जो है याद रखेंगे, क्योंकि हमें ऑब्वियसली फैक्चुअल क्वेश्चन ही आएगा एग्जाम में आएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि रेलटेल जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, FGVN कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, उसका काम क्या है,
so on and so forth. चलिए नेक्स्ट न्यूज है इंडियाज लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट। अब डीप वाटर पोर्ट क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। देखिए जो नॉर्मल पोर्ट्स होती हैं वो डेप्थ अप टू 20 फीट की डेप्थ तक जो भी शिप्स आती हैं, जो भी वेसल्स आती हैं, उन्हें अच्छे से डॉक कर सकती हैं। और जो ये जो डीप वाटर पोर्ट्स हैं ये ऑब्वियसली उनसे ज़्यादा डीप होंगी, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ मांगने वाले जो शिप्स एंड वेसल्स होते हैं अप टू 30 फीट, उनके लिए स्पेशल कैटेगरी ऑफ पोर्ट्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं डीप वाटर पोर्ट। आप ब्रैकेट में लिख लीजिए अप टू 30 फीट। कुछ ऐसे शिप्स वेसल्स होते हैं जिनको डॉक करने के लिए इतनी जो है डेप्थ चाहिए होती है, तो हमें अपने उन वेसल्स को भी लाना है अपनी कंट्री में, तो हम इसलिए क्या कर रहे हैं, डीप वाटर पोर्ट्स जो है बना रहे हैं। और जो लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट है वो हमने बनाई है वाधवान पोर्ट, ठीक है। और ये कहाँ लोकेटेड है, इन महाराष्ट्र, ठीक है। टोटल लेआउट प्लान कितना है, 76,000 करोड़। तो ये हमें बेनिफिट क्या देगी, इट विल प्रोवाइड द डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू इंटरनेशनल शिपिंग रूट, रिड्यूसिंग द ट्रांजिट टाइम एंड कॉस्ट। ये हमारा टाइम बचाएगी, ये पैसा बचाएगी, और सबसे इम्पोर्टेंट ये हमें कनेक्टिविटी दे रही है टू अदर इंटरनेशनल रूट, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसे डेवलप किया जाएगा बाय JNPT, दैट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, ठीक है, मुंबई बेस्ड जो एक अथॉरिटी है, ठीक है। तो इसको डेवलप कौन कर रहा है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। कितने पैसों में जो है इसे बनाया जा रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कहाँ, इट इज इन महाराष्ट्र, द पालघर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट, ठीक है। आइए इसकी लोकेशन भी देख लेते हैं। ये है वाधवान पोर्ट महाराष्ट्र में, और आप देखिए कितने सारे इंटरनेशनल रूट से ये रिलेटेड है। ये देखिए इस इंटरनेशनल रूट से, इस रूट से, हर एक को ये इजी कनेक्टिविटी जो है प्रोवाइड कर रहा है। तो इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इसलिए इसको डीप वाटर पोर्ट बनाने के लिए चूज जो है किया गया है। आई होप दिस न्यूज आइटम इज अगेन क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट न्यूज है रिलायंस क्रॉसेस 10 लाख करोड़ रेवेन्यू। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, ये बन गई है फर्स्ट इंडियन कंपनी जिसने इतने करोड़ का यानी 10 लाख करोड़ का जो है रेवेन्यू अर्न कर लिया। तो इट इज वन ऑफ अ वेरी हिस्टोरिक मूवमेंट इंडस्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्री स्पेसिफिकली इन इंडिया के लिए, कि कोई इंडियन कंपनी है जिसने इतना रेवेन्यू जो है अर्न कर लिया है। कितना, ₹10 लाख करोड़। तो ये फर्स्ट बन गई है। तो फर्स्ट मैं हमेशा कहती हूँ पहला हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, पहला स्कूल, पहली टीचर, पहला प्यार, राइट, पहली सैलरी, एवरीथिंग। तो पहली इंडस्ट्री बनी है हमारी जो 10 लाख करोड़ के मार्क को जो है क्रॉस कर गई है। तो इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन, इट्स अ फेमस पर्सनालिटी, मिस्टर मुकेश अंबानी सर। तो एवरीबडी नोज हिम एंड एवरीबडी नोज अबाउट रिलायंस ऑल्सो। तो वी शुड बी प्राउड कि हमारी एक इंडियन कंपनी जो इतना रेवेन्यू जो है क्रॉस कर गई है, और पहली कंपनी अपनी बन गई है इंडिया की, ठीक है। और इनके जो चेयरमैन है वो है मुकेश अंबानी सर। तो देयर इज हिज पिक्चर। चलिए आगे फिर खबरें जो हैं वो अभी इकोनॉमिक सेक्टर से ही हैं, तो अपनी पेशेंस बनाए रखिए। इट इज अबाउट हुरोन रिच लिस्ट, ठीक है। हुरोन रिच लिस्ट जो है 2024 के लिए रिलीज कर दी गई है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट इसमें फीचर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली जो लिस्ट है ये उन रिच लोगों की एक लिस्ट है, ठीक है, जिनकी नेटवर्थ जो है अबव 1000 करोड़ जो है होती है। ये जो कंट्री के वर्ल्ड वाइड जो भी रिच लोग होते हैं उनको जो है ऑर्डर में रखते हैं कि किसकी कितनी इनकम है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली ये रैंकिंग देते हैं। इस बार जो फर्स्ट नंबर पे है दे आर अदानी एंड फैमिली, ठीक है जी। इन्होंने टॉप किया है इस लिस्ट को। नॉट अ सरप्राइजिंग फैक्ट, ठीक है, सबको पता है कि अदानी एंड अंबानी आर द 2 रिचेस्ट फैमिलीज ऑफ इंडिया। ये कभी ऊपर नीचे होते रहते हैं। इस बार मिस्टर मुकेश अंबानी who had been topping the list, ठीक है, इस बार वो थोड़ा सा स्लिप कर गए हैं टू द सेकंड पोजीशन, ठीक है। इस बार फर्स्ट जो इसको टॉप किया इस लिस्ट को किसने किया है, अदानी एंड फैमिली, एंड जो सेकंड स्पॉट पर आए हैं वो है मिस्टर मुकेश अंबानी, ठीक है जी। इसके अलावा कुछ और भी नोटेबल अचीवमेंट्स रही हैं, जैसे इस लिस्ट में रिनाउंड बॉलीवुड एक्टर SRK, हमारे अपने शाहरुख खान जी भी इस लिस्ट में इनको ऐड किया गया है। और जो यंगेस्ट बिलियनर्स बने हैं हर्षल माथुर एंड शशांक कुमार जो कि रेजर पे के फाउंडर्स हैं, वो भी इस लिस्ट में इस बार शामिल हुए हैं।
और जो यंगेस्ट हम कह सकते हैं कि एंट्रेंट्स हैं, जिनकी एंट्री अब इसमें हुई है, दे आर कैवल्य वोहरा एंड आदित्य पलीचा, जो कि दोनों फाउंडर्स एंड को फाउंडर्स हैं किसके, जेप्टो। तो हमने यहाँ पे 2 कंपनीज और पढ़ ली, रेजर पे के फाउंडर एंड जेप्टो के फाउंडर। ये यंगेस्ट जो है बिलियनर्स एंड यंगेस्ट एंट्रेंट्स जो है कहलाए गए हैं अकॉर्डिंग टू द। इस बार जो है हमारी कंट्री में रिच जो लोग हैं वो बड़े भी हैं, 20 इंडिविजुअल्स जो है इंक्रीज किए हैं एज कम्पेयर टू दी लास्ट ईयर। तो क्यूमुलेटिव वेल्थ जो है हमारी कंट्री की वो बड़ी है बाय 46%। इसका मतलब ये है कि जो अमीर लोग जो अमीर हुए हैं वो कितना अमीर हुए हैं, समवेयर अराउंड 46%। ठीक है, तो इस लिस्ट में फर्स्ट पे कौन है, अदानी एंड फैमिली। सेकंड पे कौन है, मुकेश अंबानी सर। इसमें शाहरुख खान जी का भी नाम है। उसके बाद हमारे पास रेजर पे के फाउंडर एंड ओल्ड कैविलियर वोहरा एंड वी हैव दी आदित्य पलीचा। ठीक है, ये भी इस लिस्ट में इन्होंने अपना नाम जो है दर्ज किया है। नेक्स्ट इज अबाउट एनपीएस वात्सल्य स्कीम। ठीक है, इसे लॉन्च किया गया है। एनपीएस वात्सल्य, एनपीएस हम जानते हैं नेशनल न्यू पेंशन स्कीम। ठीक है, और वात्सल्य टर्म रिलेटेड है बच्चों से, बच्चों को प्यार करने से रिलेटेड। तो इस स्कीम में क्या हो रहा है कि आप अपने बच्चों के लिए एनपीएस का अकाउंट खुलवा सकते हैं। एनपीएस का अकाउंट बेसिकली एक पेंशन अकाउंट है जो जनरली जॉब में आने के बाद यू नीड, बट कोई भी इंडिविजुअल बना सकता है। पहले इसकी जो मिनिमम एज थी वो 18 थी, राइट। एनपीएस का अकाउंट 18 ईयर्स से अबव कोई भी बना सकता है, लेकिन अब हम माइनस का भी बना सकते हैं अंडर विच स्कीम, एनपीएस वात्सल्य। और ये स्कीम क्या एम कर रही है, फाइनेंशियल सिक्योर करना चिल्ड्रंस फ्यूचर। इसमें क्या होगा कि जो पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, वो अपने बच्चे के बिहाफ पर उनका अकाउंट खोलेंगे, एनपीएस अकाउंट खोलेंगे और उसमें कुछ धनराशि जमा करते जाएंगे। तो जब तक जो बच्चा है, इंडिविजुअल है, वो बड़ा होगा, अडल्ट होगा अप टू 18 ईयर, उसके बाद वो एक नॉर्मल एनपीएस अकाउंट बन जाएगा जिसमें वो अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन बाद में खुद कर सकता है। पहले पेरेंट्स करेंगे। एक ही हिसाब से ये बेसिकली फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा चिल्ड्रन को। सेविंग का भी एक अच्छा वे है। ठीक है, तो इसको अब थोड़ी सी डिटेलिंग इसकी हम पढ़ते हैं। इसमें जो माइनर सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, वो अपने प्रान कार्ड के साथ एसोसिएट होकर इसमें अपना अकाउंट जो है ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम जो इसमें हम 1000 रुपए एनुअली जो है बच्चे के नाम पर सबमिट करा सकते हैं और अपर लिमिट कोई भी नहीं है। ठीक है, मिनिमम लिमिट याद रखेंगे 1000, अपर लिमिट इज नथिंग, इट इज इन्फिनिटी। ठीक है, जैसे ही चाइल्ड रीच करेगा 18 ईयर्स की एज, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एक नॉर्मल एनपीएस अकाउंट में। ठीक है, और इसको कौन मैनेज करेगा, पीएफआरडीए। पीएफआरडीए की फुल फॉर्म पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, पीएफआरडीए इस सारी स्कीम को जो है ओवरसी करेगी, इसको रेगुलेट करेगी। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट एनपीएस वात्सल्य। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग नैपफिट। अब नैपफिट क्या है मैम, नैपफिट स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ये नैपफिट की जो है फुल फॉर्म है क्या, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। देखिए, ये बेसिकली एक बैंक है जो डील करता है विद फाइनेंसिंग दोज प्रोजेक्ट जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो है अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अब आप देखिए, मान लीजिए आपके आसपास जो आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं। अल्टीमेटली तो कोई तो ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको जो है फंड कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है उनमें। तो उनको पैसा कहाँ से आ रहा है, अगर उन्होंने लोन लिया है तो वो लोन किससे लेंगे, तो जिन इंस्टीट्यूशन से वो लोन ले रही हैं दे आर कॉल्ड एज नैपफिट। ठीक है, नैपफिट जो है एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसे आरबीआई रेगुलेट करता है। ठीक है, वैसे भी आरबीआई ही सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है, इसे नैपफिट को भी करता है। नैपफिट जो है मुंबई में बेस्ड है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। ठीक है, तो न्यूज किसके बारे में है, न्यूज कह रही है कि नैपफिट को एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है डिक्लेयर किया गया है। अब पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो था, मतलब ये पैसों का लेन देन तो करता था। अब इसके अंदर जो है गवर्नमेंट का रोल जो है बढ़ गया है, इसलिए नाउ इट हैज बिकम अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और किसने कहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, तो न्यूज ये है कि रिसेंटली नैपफिट को जो है एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, अब आपको इसमें जो याद रखना है वो ये है कि जो नैपफिट है
वो एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में। और इसको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। और ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अब यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, देखिए ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है ना हमारी कंट्री में, इसके अलावा और भी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, एक्सिम बैंक, ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भी एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसके साथ कई और ऐसे बैंक्स भी हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो आरबीआई ने ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में डाले हैं, ठीक है जी। तो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं कुछ डिफेंस और साइंस टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज की तरफ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो न्यूज है वो है डीआरडीओ टाइज अप विद आईआईटी दिल्ली फॉर अभेद। न्यूज कह रही है कि डीआरडीओ इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी दिल्ली वो एक न्यू चीज बना रहे हैं जिसका नाम है अभेद। अब अभेद क्या है? अभेद स्टैंड्स फॉर एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफेंस, ठीक है। बेसिकली ये क्या है? ये एक बुलेट प्रूफ जैकेट है। इट इज अ लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट, ठीक है, जिसे कौन बना रहा है? डीआरडीओ बना रहा है विद द हेल्प ऑफ आईआईटी दिल्ली। तो हमें इसमें से जो सिंपल क्वेश्चन बन सकता है वो यही है कि अभेद क्या है? अभेद क्या टोर्पीडो है या ड्रोन है या फिर कोई रॉकेट है या फिर कोई टैंक है? नो, इट इज अ लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट, ठीक है। इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो है बोरोन कार्बाइड सिरेमिक मटेरियल, ठीक है। और इसको इंडिजीनियसली मतलब इंडिया में ही बनाया गया है यूजिंग द इंडियन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये इंडिजीनियस भी है, पिक्चर में भी देख सकते हैं। मटेरियल कौन सा लगा है? बोरोन कार्बाइड एंड सिरेमिक, ठीक है। और है क्या? ये एक बुलेट प्रूफ जैकेट है। कौन बना रहा है? डीआरडीओ एंड आईआईटी दिल्ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट अ लाइट टैंक दैट इज जोरावर। अभी डीआरडीओ ने ना रिसेंटली एक प्रिलिमिनरी ऑटोमेटिव ट्रायल किए थे इंडियन लाइट टैंक के, जिसका नाम इन्होंने रखा है जोरावर। और ये ट्रायल्स कहाँ हुए थे? राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में ये ट्रायल्स हुए। इसके कुछ फीचर्स की बात की जाए तो इट वेज 25 टन, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये तो नॉर्मल टैंक से बहुत ज़्यादा लाइट है, तभी तो इसको लाइट वेट टैंक बोल रहे हैं, अभी तो इसको लाइट टैंक बोल रहे हैं। और लाइट यहाँ पे वो थोड़ी कि उसको बत्ती लगी हुई है कि चमचम करता है, नो, लाइट मीन्स इट्स लाइट इन वेट, ठीक है। 45 to 60 टन होते हैं नॉर्मली, पर इसका वेट जो है कम है। ऐसा क्यों किया गया है? सो दैट इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके इजीली बाय एयर। मतलब अगर हमें किसी दूर लोकेशन पर इसे ट्रांसपोर्ट करना है और क्विकली ट्रांसपोर्ट करना है तो हमें क्या चाहिए? हमें एयर ट्रैवल चाहिए, मतलब एरोप्लेन से इसको हमें जो है ट्रांसपोर्ट करना होगा। और ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसका लाइट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और इसको डिफिकल्ट माउंटेन टेरेन्स में भी हमने रखना, इतना भारी होगा तो ये अपने बाहर से नीचे आ जाएगा। तो वी नीड टू मेक इट लाइट, इसीलिए इसका जो वेट है वो कंपैरेटिवली कम है। फिर इसे बनाया किन्होंने है? डीआरडीओ की एक एस्टैब्लिशमेंट है, कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और साथ में किन्होंने कोलैबोरेट किया है? L&T, ठीक है। इसको जो है जोरावर, जो इसका नाम है वो किसी महान पर्सनैलिटी के नाम पर रखा गया है। वो है जोरावर सिंह कहलूरिया सर, जो कि है मिलिट्री जनरल ऑफ डोगरा किंग गुलाब सिंह। जो डोगरा किंग थे गुलाब सिंह, उनके जो मिलिट्री जनरल थे वो थे जोरावर सिंह कहलूरिया। और इनके नाम पर ये जो जोरावर है, इस टैंक का नाम जो है रखा गया है। क्योंकि ये भी ना माउंटेन वॉरफेयर में बड़े एक्सपर्ट थे, क्योंकि डोगरी थे, डोगरा से बिलोंग करते थे, जो कि एक माउंटेनियस रीजन है। तो माउंटेन वॉरफेयर में इनकी कमांड थी। और इसको भी प्रिपेयर किया गया है जोरावर टैंक को कि ये माउंटेन रीजन्स में जो है अच्छे से ऑपरेट कर सके, इसीलिए इसको जो है लाइट भी रखा गया है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंडियन लाइट टैंक जोरावर। चलिए नेक्स्ट न्यूज है अबाउट नेवी एंड डीआरडीओ टैंक VSRSA मिसाइल। तो ये जो मिसाइल है इनका टेस्ट किया गया है रिसेंटली, कहाँ पर? ओडिशा में, ठीक है। वहीं पर हमारी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज भी है चांदीपुर जगह पर। हम इस जगह का नाम भी नोट करके रखेंगे कि बहुत बार ये न्यूज में आती है कि इंडिया की जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, मतलब जहां पर इंडिया अपने सभी जो टेस्ट करता है मिसाइल, ठीक है, वो कहाँ है? इट इज इन चांदीपुर। कहाँ पर है ये? ओडिशा कोस्ट, ठीक है।
अब VLSRSM क्या है? इट इज वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, ठीक है, और वर्टिकली जाती है, मतलब ये सीधी जाती है, ठीक है। और ये बेसिकली अगर इसकी बात करें तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, तो उनको लैंड से छोड़ा जाता है, ठीक है। और अल्टीमेटली ये हेल्प करेंगी हमारी वॉरशिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। किन से प्रोटेक्ट करेंगी? एंटी शिप क्रूज मिसाइल से, ड्रोन से या सिमिलर थ्रेट से। मान लीजिए ऊपर कोई ड्रोन है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, एनिमी कंट्री का ड्रोन है, तो ये उन्हें डिटेक्ट भी करेंगी और उड़ा भी देंगी, ठीक है। इट इज वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। पर ध्यान रखिए ये शॉर्ट रेंज है और सरफेस टू एयर है। आपको कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है ये एयर टू एयर है, ठीक है, या फिर ये एयर टू सरफेस है। नो, ये सरफेस से एयर की ओर जाती है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट, आर्मी टू गेट 73,6716 राइफल। ये है हमारे पास SIG 716 राइफल, ठीक है, और हम इन्हें प्रोक्यूर कर रहे हैं फ्रॉम US बेस्ड SIG Sauer, ठीक है। ये जो है एक US मेड ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल है, इसका वेट है 3.58 किलोग्राम। एक बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट, मतलब बड़ी ही एडवांस्ड राइफल है, इसलिए हम US से इसको ले रहे हैं ताकि हमारी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं हम उन्हें स्ट्रेंथन कर सकें, ठीक है। इसकी स्ट्राइक रेंज कितनी है? 600 मीटर, ठीक है, और एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है। ये 650 राउंड्स जो है 1 मिनट के अंदर जो है मार सकती है, ठीक है। तो काफी प्रोमिनेंट और काफी एडवांस्ड राइफल है। ये टेक्नोलॉजी अभी इंडिया के पास नहीं है, इसलिए हमें ये प्रोक्यूर करनी पड़ रही है। तो हम देखेंगे कि इंडिया के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी जल्दी आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें से हम याद रखेंगे कि पहले तो SIG 716 ये है क्या, क्योंकि सिंपली आपको क्वेश्चन आ सकता है SIG 716 वॉज इन न्यूज, ये है क्या? ये ड्रोन है, टॉर्पीडो है, टैंक है या राइफल है? तो इतना राइफल, और हम किन से प्रोक्यूर कर रहे हैं? US से। US में भी कौन सी कंपनी से? SIG Sauer। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेल इंजन फॉर सुखोई 30 MK1 जेट। तो अभी मैंने हेल का नाम दिया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। ये इनका अभी काम क्या है? ये बनाने लगे हैं इंजन टू फीड दी सुखोई 30 MK1 जेट्स। ये वाले जो जेट्स है सुखोई MK1, ये हमने कौन सी कंट्री से लिए थे? नाम थोड़ा सुना सुना है। ये हमने लिए थे रशिया। अब इनकी जो इनको फ्यूल करने के लिए जो इंजन की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि इंजन है विद टाइम दे दे गो अंडर वियर एंड टियर, तो उनको ठीक करने के लिए, उनको थोड़ा पावर करने के लिए हेल जो है इंजन जो है प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है। इन इंजन को प्रोड्यूस किया जाएगा, मैंने बताया हेल के द्वारा। कहाँ पर? उनके जो प्लांट कोरापुट में उनका प्लांट है, कहाँ पर? उड़ीसा में, वहां पर, ठीक है। ये इंश्योर करेगा कि ये जो हमारे ये सुखोई है ये ऑपरेशनल रह सके, अदरवाइज दे विल बी डेड, ठीक है। हमने ये टेक्नोलॉजी किससे ली थी? रशिया, ठीक है। इस न्यूज आइटम में एज सच इट वाज नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बट यस हमें 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। पहली कि सुखोई MK1 जेट्स जो है हमने कहाँ से लिए हैं? रशिया से। और हेल क्या है? ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि डिफेंस प्रोक्यूरमेंट्स का काम करती है, और ये उड़ीसा में इसका प्लांट है, कहाँ पर? कोरापुट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट IRBM अग्नि 4। अगली खबर है अग्नि 4 से रिलेटेड। इसको टेस्ट किया गया है सक्सेसफुल, ठीक है। इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है और DRDO है, उन्होंने रिसेंटली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल IRBM अग्नि 4 को टेस्ट किया गया है, और वो टेस्ट जो है सक्सेसफुल रहा है। अगेन देखिए कहाँ किया गया? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज कहाँ है? चांदीपुर, उड़ीसा में। तो बोल रही है इसको बार बार आप याद कर लो, क्योंकि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमें याद होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं अग्नि 4 की। अब अग्नि 4 में ऐसा क्या खास है? देखिए अग्नि 4 जो है, सबसे पहले तो ये एक 20 मीटर लॉन्ग न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है, यानी इस मिसाइल के थ्रू हम न्यूक्लियर जो हमारा मटेरियल है, न्यूक्लियर अटैक जो है कर सकते हैं। दूसरा, ये जो है 1000 किलोग्राम तक का जो भार है, यानी इतना न्यूक्लियर मटेरियल अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और इसकी रेंज की बात करें तो रेंज है 4000 किलोमीटर, ठीक है। और इसको कहाँ से फायर किया जा सकता है? लैंड से, मतलब रोड से, और मोबाइल लॉन्चर मतलब चलते फिरते लॉन्चर से भी इसको जो है अटैक किया जा सकता है। अब अग्नि की बात की जाए, अग्नि 4 जो है ना, बेसिकली ये एक बड़े प्रोजेक्ट का एक छोटा सा पार्ट है।
वो बड़ा प्रोजेक्ट क्या है, थोड़ा सा हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा हमारे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम की तरफ से, ठीक है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो है, इसके जो ब्रेन चाइल्ड माने जाते हैं या इसको डेवलप करने के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो है हमारे अपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, ठीक है। इस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम को शुरू किया गया था ताकि इंडिया को भी मिसाइल टेक्नोलॉजी में जो है लीडर बनाया जा सके। इसके अंदर हमने काफी सारी मिसाइल जो है लॉन्च की, बेसिकली हमने 5 की थी, जिनका नेम है पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग एंड आकाश, ठीक है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग एंड आकाश, ये हमारी 5 मिसाइल्स के नाम हैं, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल एंड नाग एंड आकाश। अब इसमें ये जो अग्नि है, फर्दर इसकी जो है आगे सब ब्रांचेस हम कह सकते हैं, जिसमें हमारे पास अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 है। और ये जो अग्नि 4 है, रिसेंटली अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि इसका जो है सक्सेसफुली हमने लॉन्च जो है टेस्ट फायर है अभी देखा है। और कहाँ से देखा है, उड़ीसा से देखा है। जो अग्नि मिसाइल है वो एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये भी आप नोट कर लीजिए। अग्नि 4 जो है वो एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब ये S2A मिसाइल है। ये फर्श से यानी लैंड से चलती है और एयर में जो है ये अटैक करती है, और ये न्यूक्लियर केपेबल है। और इसकी रेंज, इस स्लाइड में से जो हम इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, बेसिकली तो इसमें सब कुछ ही याद रखना है बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। फिर हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम से, उसकी 5 मिसाइल के बारे में बात करेंगे, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। उसके बाद हम चलेंगे अग्नि 4 के ऊपर, जो कि है एक सरफेस टू एयर मिसाइल। इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है उड़ीसा से। ये न्यूक्लियर केपेबल है, 1000 किलोग्राम तक का वेट भी उठा सकती है, अपने साथ ले जा सकती है, और 4000 किलोमीटर जो है इसकी रेंज है। रोड से भी चल सकती है और मोबाइल लॉन्चर से भी। आई होप इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट INS अरीघाट, ठीक है। अब INS अरीघाट क्या है? इट इज अ सेकंड अरिहंत क्लास बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। ये एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। अब न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का क्या मतलब? देखिए, सबमरीन का काम होता है, मान लीजिए ये हमारी कोई वाटर बॉडी है। सबमरीन का काम है कि वो वाटर के अंदर जाकर, मान लीजिए ये एक सबमरीन है, वो वाटर के अंदर जाकर डिटेक्ट करती है कि कोई एनिमी कंट्री जो है वो हमारी कंट्री को अप्रोच तो नहीं कर रही, किसी और तरह का कोई थ्रेट तो नहीं आ रहा हमारी कंट्री की ओर, ठीक है। ये उनको डिटेक्ट करती है और उनको अटैक कर कर खत्म करने की पावर भी रखती है, ठीक है। और यहाँ पर सबमरीन जो है हमारी ये अरीघाट, ये न्यूक्लियर पावर्ड है। इसका मतलब कि सबमरीन में जो फ्यूल है वो न्यूक्लियर फ्यूल जो है डलता है। आपके पास भी कोई व्हीकल होगा, वो या तो पेट्रोल पे होगा या डीजल पे होगा, या फिर वो लाइक ईवी होगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलता होगा। तो किसी ना किसी फॉर्म में कोई ना कोई फ्यूल तो डलता है ना आपके व्हीकल में। उसी तरीके से इस सबमरीन में जो सा फ्यूल डलता है वो है न्यूक्लियर फ्यूल, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, ठीक है। और इसको बोल रही हूँ मैं सेकेंड अरिहंत क्लास। इसका क्या मतलब? देखिए, अरिहंत जो है वो हमारी फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन थी। उन्हीं की कैटेगरी में अब दूसरी आ गई है जिसका नाम है INS अरीघाट, और तीसरी भी आएगी जिसका नाम है INS अरिदमन। अब बोलेंगे कि मैम हमें इतनी सारी की क्या जरूरत है? अरे क्यों नहीं जरूरत, इंडिया जो है एक मैरीटाइम कंट्री है, तीनों ओर से हमें जो है पानी लगता है, तो अब हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी जरूरी है कि नहीं है? तो वी नीड सच काइंड ऑफ सबमरीन, जितनी हो उतनी कम, सो दैट वी कैन बी बेटर सिक्योर्ड फ्रॉम आवर मैरीटाइम बॉर्डर्स एज वेल। अब कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। INS अरीघाट को किसने बनाया है? शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम ने। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है अप टू 24 नॉट्स, जो कि 44 किलोमीटर पर आवर के इक्वल है, ठीक है। ये एक साथ क्या कैरी कर सकती है? अपने 12K-15 बैलिस्टिक मिसाइल्स को, ठीक है। और इसकी रेंज कितनी जा सकती है? 750 किलोमीटर, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ ली। अब इसको कहाँ कमीशन किया गया था? एट नेवल कमांड बेस विशाखापट्टनम।
तो जो मोटी मोटी चीजें हैं वो हम यही याद रखेंगे कि ये सेकंड क्लास जो है, अरिहंत क्लास हमारी एक सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर्ड है, ठीक है। बनाया किसने है? शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम ने, और इसकी स्पीड कितनी है? 24 नॉट। और जो थर्ड कैटेगरी आएगी वो कौन सी है? अरिदमन, INS अरिदमन। नेक्स्ट इज अबाउट समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप इज बेसिकली इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल। मतलब ये एक वेसल बनाया है जो कि पानी में होने वाले ऑयल स्पिलेजेस को डिटेक्ट कर सकता है। इससे क्या फायदा होगा? अगर हमें ऑयल स्पिलेज पता चल जाएगी, ऑयल स्पिलेज का मतलब देखिए, मान लीजिए कोई भी आपका वेसल है, कोई भी बोट है, जब वो पानी में चलती है तो वो पीछे कुछ ना कुछ ऑयल, कुछ ना कुछ जो है वेस्ट जो है छोड़ जाती है। अब ये जो है ये मरीन लाइफ के लिए खतरे वाली साबित हो सकती है, बिकॉज उसमें पॉइजनस गैसेज हैं, केमिकल्स हैं, ठीक है। तो अगर हम उस पॉल्यूशन को डिटेक्ट कर लेंगे और उसको रिमूव कर लेंगे तो मैरीन एनिमल्स के लिए फायदा हो जाएगा। तो ये एक ऐसा वेसल है, वेसल मतलब एक ऐसी, आप कह लीजिए मान लीजिए एक ऐसी बोट है, मान लीजिए एक ऐसी बोट है जो कि डिटेक्ट करेगी किसको? पॉल्यूशन को डिटेक्ट करेगी, ठीक है। उसको नाम क्या दिया है? समुद्र प्रताप, ठीक है। इसको किसे दिया जाएगा? इंडियन कोस्ट गार्ड को, ताकि वो फाइंड आउट कर सके कि कहाँ स्पिलेज हो रही है, ठीक है। इसकी कॉस्ट कितनी आई हमें? 2500 करोड़ रुपए, ठीक है। चेक करेगी ऑयल स्पिलेज को ऑन द सी कोस्ट। नेक्स्ट, अब हम कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज अल नजा। ये जो है एक बाइनियल का मतलब हर 2 साल में, हर 2 साल बाद, ये हर 2 साल बाद होती है, ठीक है। और किन के बीच होती है? इंडिया और ओमान के बीच, ठीक है। तो एक्सरसाइज अल नजा जो है वो इंडिया और ओमान की बाइनियल मिलिट्री एक्सरसाइज है, और इस बार कहाँ हुई है? ओमान में हुई है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज। A contingent of Indian Air Force took part in bilateral air defense exercise, ठीक है। इनके साथ? अगेन ओमान एयर फोर्स के साथ। ये भी ओमान के साथ थी अल नजा, और ईस्टर्न ब्रिज जो है ये भी ओमान के साथ है, और ये भी कहाँ हुई है? ओमान में। चलो अच्छा, याद करना आसान हो गया कि ओमान के साथ हमारी 2 एक्सरसाइजेस हमने पढ़ी, एक्सरसाइज अल नजा और एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज, और ये दोनों ही हम ओमान के साथ करते हैं, और दोनों हुई भी कहाँ है? ओमान में ही हुई है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री के साथ ही हम करते हैं, दैट इज US, ठीक है। इंडिया एंड US जो है वो करते हैं युद्ध अभ्यास, ठीक है। इस बार कहाँ हुआ था ये युद्ध अभ्यास? एट राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में से कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज वरुण। एक्सरसाइज वरुण जो है वो इंडिया और फ्रेंच नेवी की जो है तो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किनकी? इंडिया और फ्रेंच की, फ्रांस की, ठीक है। और इसमें जो है हमारी INS टाबर ने जो है इस बार परफॉर्म किया था, और ये कहाँ हुई थी? ऑब्वियसली नेवल एक्सरसाइज है तो पानी में हुई होगी, तो इस बार कहाँ हुई थी? मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है। तो एक बार फिर से क्विकली हम इसको रिवाइज करते हैं। एक्सरसाइज अल नजा ओमान में हुई थी, ओमान के साथ। फिर ईस्टर्न ब्रिज कहाँ हुआ था? ओमान में हुई, ओमान के साथ ही। युद्ध अभ्यास राजस्थान में हुआ था, किस कंट्री के साथ? US के साथ। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सरसाइज वरुण, जो किनके साथ हुई है? फ्रांस की नेवी के साथ, और कहाँ हुई है? मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज सम मोर प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट। उसमें सबसे पहले नाम आ रहा है प्रोजेक्ट नमन का, ठीक है। एक इंडियन आर्मी द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नमन, जो डिजाइन किया गया है टू प्रोवाइड सम सपोर्ट, सम काइंड ऑफ हेल्प टू डिफेंस पेंशनर, वेटरन एंड देयर फैमिली, ठीक है। जो भी इंडियन आर्मी से रिटायर हो रहे हैं, जो पेंशन पर हैं, स्पेसिफिकली उन्होंने इंडियन आर्मी में सर्व किया है, उनको हेल्प करने के लिए कि उनको अपने ओल्ड एज में, है ना, उनकी फैमिलीज को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, और आर्मी जिस हद तक उन्हें हेल्प कर सकती है उन्हें हेल्प करेगी। किस प्रोजेक्ट के अंदर? प्रोजेक्ट नमन के अंदर, ठीक है। तो इसको एज अ फैक्ट ही हम याद रखेंगे, क्योंकि इतनी से ही इंफॉर्मेशन इसके बारे में अवेलेबल है कि प्रोजेक्ट नमन है ये एसोसिएटेड है विद इंडियन आर्मी, ठीक है। इंडियन आर्मी चाहती है सपोर्ट प्रोवाइड करना अपने वेटरन्स को,
उनकी फैमिलीज को, पेंशनर्स को, तो ये उससे रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर, जो है अबाउट दी मंकी पॉक्स। RT-PCR टेस्टिंग किट अगेंस्ट एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स। रिसेंटली हमने न्यूज में देखा था कि मंकी पॉक्स जो है उसे डिक्लेयर किया गया है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। मतलब ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है और इंटरनेशनल कंसर्न का जो है मुद्दा है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर अब ये फैलनी शुरू हो गई है। हमें इसे अब थोड़ा सा सीरियसली देखना चाहिए। थोड़े से बेसिक फैक्ट्स मैं आपको पहले बता दूं, तो जो एमपॉक्स है यानी मंकी पॉक्स, ये एक वायरल डिजीज है, एक वायरस से फैलती है जो कि ऑर्थोपॉक्सी वायरस जीनस से बिलोंग करता है और उसकी फैमिली कौन सी है, पॉक्सविरिडी फैमिली। आप इसको फैक्ट्स की तरह ही याद रखेंगे, 2-3 बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। कौन सा वायरस जीनस है, ऑर्थोपॉक्सिस एंड पॉक्सविरिडी। ठीक है, फिर ये जो वायरस है, ये जो मंकी पॉक्स है, ये पर्सन टू पर्सन जो है स्प्रेड करता है फ्रॉम द लेजन्स, क्योंकि इसमें क्या होता है आपके छाले से हो जाते हैं। अब उसमें से जो भी फ्लूइड निकलेगा, जब कोई और इंसान जो हेल्दी इंडिविजुअल है उस फ्लूइड के कांटेक्ट में आ जाएगा तो वो भी उस डिजीज को कैच कर लेगा। सिमिलरली ये सेक्सुअल इंटरेक्शन से भी जो है फैलता है, फिर ये मदर से बेबीज में भी फैल सकता है। तो हमें थोड़े से ये याद रखने पड़ेंगे कि ये कैसे कैसे भी स्प्रेड करता है। ठीक है, अब जो ये न्यूज़ है वो बेसिकली मंकी पॉक्स के बारे में नहीं है, बट उसको जो है डिटेक्ट करने की एक टेस्टिंग किट है जो कि है RT-PCR टेस्टिंग किट। ठीक है, वो हमने इंडिजीनियसली बना ली है, मतलब इंडिया में बना ली है और बड़े अच्छे रिजल्ट दे रही है। 40 मिनट के अंदर जो है रिजल्ट आ जाता है कि आपको एमपॉक्स है या नहीं है। ठीक है, जहाँ पर नॉर्मली जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं वो 1-2 घंटे का टाइम लेते हैं, जो हमारा वाला RT-PCR की जो टेस्टिंग किट है वो सिर्फ ले रही है 40 मिनट्स, 1 घंटे से भी कम। ठीक है, तो इसलिए इससे क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम फॉर रिपोर्टिंग जो है कम होगा, क्विकली जो है रिस्पॉन्सेज हम ले सकेंगे, ज़्यादा डिटेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो और साथ में अच्छी सी 100% सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी भी है। तो हमने इसमें डिस्कस किया अबाउट मंकी पॉक्स, साथ में हमने डिस्कस किया कि कौन सी फैमिली से ये बिलोंग करता है, कैसे ये स्प्रेड कर सकता है। ठीक है, तो दिस वाज मेजरली अबाउट मंकी पॉक्स एंड रिलेटेड RT-PCR किट। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज आइटम इज अबाउट वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल स्पेस वॉक। फर्स्ट कमर्शियल स्पेस वॉक, सबसे पहले स्पेस वॉक का मतलब समझते हैं। देखिए स्पेस वॉक का मतलब कि एक, आप ये देखिए, ये एक साइंटिस्ट की टीम है, ये एक एस्ट्रोनॉट्स की हमारी टीम है जो कि स्पेस में गए। ये ऐसे अपने रॉकेट में गए, अब यहाँ से निकले, स्पेस में गए, ये यहाँ से निकले, स्पेस है ये। ठीक है, यहाँ पर 2 मिनट घूमे फिरे और फिर अपने इसमें वापस चले गए। ठीक है, तो इसको बोल दिया हमने क्या, स्पेस वॉक। ठीक है, और इसे हम क्यों बोल रहे हैं फर्स्ट कमर्शियल स्पेस वॉक, क्योंकि इसे एक कमर्शियल कंपनी, यानी इसे किसी गवर्नमेंट ने नहीं भेजा, इसे नासा ने नहीं भेजा, इसे एक कंपनी जो कि है स्पेस एक्स। ठीक है, वी ऑल नो द फाउंडर मिस्टर एलन मस्क। ठीक है, ये उनकी कंपनी है स्पेस एक्स। ठीक है, और इन्होंने कौन सा मिशन भेजा था, द पोलारिस डॉन मिशन, द पोलारिस डॉन मिशन। ठीक है, इस मिशन के अंतर्गत स्पेस एक्स ने क्या किया था, इन 4 एस्ट्रोनॉट्स को जो है स्पेस में भेजा और इन्होंने स्पेस वॉक की और ये फिर से जो है अर्थ पर वापस आ गए। ठीक है, तो ये एक बड़ी ही रिमार्केबल अचीवमेंट है क्योंकि ये फर्स्ट कमर्शियल स्पेस वॉक है। और किस में गए थे, क्रू ड्रैगन, ये इसमें गए थे। और कौन सा रॉकेट ने उनको भेजा था, फैल्कन 9 रॉकेट ने। कहाँ से भेजा था, कैनेडी स्पेस सेंटर, जो कि कहाँ है, फ्लोरिडा USA। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं इससे रिलेटेड कि इसका जो मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट था ना इस कमर्शियल स्पेस वॉक का, वो था री एंट्री। क्योंकि क्या होता है कि एक बार तो हमने रॉकेट लॉन्च कर दिया विद अ लॉट ऑफ एनर्जी, लेकिन जब वो स्पेस से अब उसको रिटर्न कर रहे होते हैं तो स्पेस की जो है फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा कि वो खुद रॉकेट को जलाते। देखिए 1900 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पर टेम्परेचर हो गया था, जिससे रॉकेट जो है वो बर्स्ट भी कर सकता था, बट सेफली जो है उसकी लैंडिंग हो गई थी। ठीक है, तभी ये जो रिकॉर्ड जो है बन पाया। ठीक है, ये प्राइवेटली फंडेड था, ऑब्वियसली किन्होंने फंड किया हमें पता ही है, स्पेस एक्स कंपनी है। और जो 4 एस्ट्रोनॉट्स गए हैं उनके नाम है जे सैकमन। ठीक है, इसके साथ ही पायलट स्कॉट किड पोटीट, देन सारा गिलीज, देन एना मेनी। ठीक है, ये वो 4 लोग हैं, 1, 2
3 and 4। ठीक है, ये वो 4 लोग हैं जो गए हैं। किस पर गए हैं? फाल्कन 9 रॉकेट पे गए थे। कहाँ गए थे? स्पेस में। मिशन का नाम क्या था? पोलरिस डॉन मिशन। ठीक है जी, ये है उनकी स्पेस वॉक की मिशन और ये है वो 4 एस्ट्रोनॉट। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट कोलेरा वैक्सीन। कोलेरा वैक्सीन जो है उसकी हमने ओरल कोलेरा वैक्सीन जो है लॉन्च की है। किन्होंने की है लॉन्च? भारत बायोटेक ने, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने, जो कि हैदराबाद की एक कंपनी है। अब ओरल कोलेरा वैक्सीन का क्या मतलब है? जैसे देखिए, पोलियो की वैक्सीन जो है हम कैसे देते हैं? उसको बोलते हैं 2 बूंद जिंदगी की। ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम बच्चों को, जो कि उनको 2-2 ड्रॉप्स जो है हम टाइमली इंटरवल्स पर देते हैं ताकि उनके अंदर इम्यूनिटी आ जाए अबाउट दी पोलियो वायरस। सिमिलरली जो कॉलेरा है उसके लिए भी अब हमने ओरल बनाई है, यानी पीने वाली दवाई बनाई है, ओरल कॉलेरा वैक्सीन। और किन्होंने बनाई है? भारत बायोटेक ने। मैं कॉलेरा की बात करूं तो कॉलेरा जो है एक बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से फैलती है और इसका मेजर कॉज होता है अनक्लीन या फिर डर्टी वाटर जो होता है ना, वाटर कंटेमिनेशन की वजह से जब हम उसको इनटेक कर लेते हैं तो फिर हमें डायरिया जैसी कंडीशंस बनने लगती हैं। तो उसको हम बोलते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाए तो देन इट इज कॉल्ड कॉलेरा। ठीक है, कॉलेरा एक जो है अनक्लीन वाटर से होता है और एक बैक्टीरियल डिजीज है। इस वैक्सीन का नाम क्या रखा हुआ है? हिलचूल। ठीक है, हिल कॉल भी हो सकता है कॉलेरा से ना, हिल कॉल। इसको डेवलप किन्होंने किया है? सिंगापुर बेस्ड हिलमन लैब, इनके साथ मिलकर भारत बायोटेक जो है कर रही है। इसमें बहुत ज्यादा फार्मा जॉइंट्स जो है इन्वॉल्व है, जैसे मर्क, ठीक है, वेलकम ट्रस्ट यूके का, तो ये सब जो है इन्वॉल्व है। इन पे थोड़ा सा ग्लांस दे देंगे। जैसे मर्क जो है ना, इट्स अ बिग, लिखा ही हुआ है फार्मा जायंट, मतलब ये फार्मेसी की दुनिया में बहुत जाना माना नाम है। तो इतना जाना माना है तो हमें भी पता होना चाहिए ना, इसलिए मर्क यूएसए जो है एक फार्मा कंपनी है और इंडिया की एक फार्मा कंपनी है भारत बायोटेक, जिन्होंने एक ओरल कॉलेरा वैक्सीन बनाई है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? हिलकॉल। ठीक है, अब ये हिलकॉल से आपको कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? ये क्या, ये हिल स्टेशन का नाम है क्या? ये ठंडी कोई आइसक्रीम का नाम है? क्या है? ये एक वैक्सीन का नाम है जो कि कॉलेरा की वैक्सीन। ठीक है, अब इसको दिया कैसे जाएगा? सिंगल डोज दी जाएगी इसकी। ठीक है, डे 0 पर दी जाएगी, डे 14 पर दी जाएगी और इसको स्टोर किया जाएगा इतने टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए भी जो है सूटेबल है जो 1 साल से बड़े। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज हियर सम इम्पोर्टेंट। तो हम न्यूज जो है हमने हेडलाइंस जो थी वो कवर कर ली हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज। कुछ इंपॉर्टेंट डेज हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम आज स्टार्ट करेंगे सितंबर 18 से, जिस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल इक्वल पे डे। ठीक है, इक्वल पे डे का मतलब है कि ये दिन जो है हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में मैन एंड वुमेन अगर इक्वली काम करते हैं तो उनको जो पेमेंट है वो भी इक्वली ही दी जानी चाहिए। आपने अक्सर सुना होगा, रिसेंटली भी एक रिपोर्ट आई थी बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कहते हैं कि women in India is earning 46 rupees against men in India जो कि कमा रहे हैं 100। मतलब अगर men वर्क कर रहे हैं इंडिया में तो दे आर अर्निंग 100 रुपीज, बट फॉर द सेम वर्क women इज अर्निंग रुपीज 46। तो आपको क्लियर डिफरेंस दिख रहा है कि women और men के जो वर्क है उनमें कितना गैप है। गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट डज नॉट डू दिस डिस्क्रिमिनेशन, बट येस इनफॉर्मल सेक्टर्स में अभी भी ऐसा है जो कि गवर्नमेंट की रेगुलेशन से बाहर है। ठीक है, जबकि ये गलत है। तो इसी चीज के प्रति अवेयरनेस जनरेट करने के लिए 2020 में फर्स्ट टाइम बनाया गया था इंटरनेशनल इक्वल पे डे, जो फोकस करता है एंडिंग सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन इन रिलेशन टू जेंडर पे गैप। ठीक है, और इंडिया में भी एक आर्टिकल 39D जो कि हमारी डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को जो है एडवोकेट करता है। और इसी के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एक्ट भी लेकर आई है जिसका नाम है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1975, जिसका मतलब है अगर मेन और वुमेन सेम टाइम के लिए काम कर रहे हैं, एक सेम लोकेशन पर काम कर रहे हैं, तो उनका जो पे स्ट्रक्चर है वो भी सेम होगा। ठीक है, आपके सेक्स के हिसाब से कोई भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। नेक्स्ट डे है वर्ल्ड बैम्बू डे। ठीक है,
ये भी सितंबर 18 को ही मनाया जाता है। और इसे कौन मनाता है? वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन। ये बैम्बू से रिलेटेड जो हमारी अवेयरनेस है उसको जो है इंक्रीज करना चाहते हैं, बैम्बू की जो इम्पोर्टेंस है उसको सब तक पहुंचाने के लिए इस डे को जो है मनाया जाता है। ठीक है, कंजर्विंग एंड प्रमोटिंग बैम्बू। इसे पुअर मैन टिम्बर भी कहा जाता है, पुअर मैन टिम्बर। ठीक है, ये ट्राइबल कल्चर्स के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना जीनस बम्बूसा से बिलोंग करती है और फैमिली पोएसिया, इसको पोएसिया फैमिली से ये जो है बिलोंग करती है। कौन? बैम्बू। ठीक है, बैम्बू जो है ना ये ट्री लाइक ग्रास है, ये इसको ग्रास फैमिली में भी पुट कर लेते हैं, ट्री फैमिली में भी पुट कर लेते हैं। ठीक है, जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट जो है कल्टीवेटर है बैम्बू का। फर्स्ट नंबर पे चाइना है, ठीक है, और सेकंड नंबर पर इंडिया है। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कल्टीवेटर है किसका? बैम्बू का। और हमारे ट्राइबल कल्चर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो बैम्बू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इज द बैम्बू डे एज वेल। ठीक है, जो किस दिन मनाया जाता है? सितंबर 18 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज सितंबर 20 से रिलेटेड, इट इज अबाउट वर्ल्ड क्लीन अप डे। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने रिसेंटली दिसंबर 8, 2023 को यानी पिछले साल सितंबर 20 को डिक्लेयर किया है वर्ल्ड क्लीन अप डे। अब इसमें हम किसे क्लीन कर रहे हैं? हम क्लीन कर रहे हैं हमारी सिटीज को, हम क्लीन कर रहे हैं हमारे कोस्टल एरियाज को, जिनको हमने प्लास्टिक, कचरा, कूड़ा इन सब चीजों से भर रखा है। ठीक है, इन्हें क्लीन करने के लिए हमने स्पेसिफिकली एक डे दिया है विच इज सितंबर 20। ठीक है, वर्ल्ड क्लीन अप डे टू मेक कलेक्टिव एफर्ट टू रिड्यूस वेस्ट पोल्यूशन फ्रॉम सिटीज टू द सी। इस बार का जो थीम था वो था आर्कटिक सिटीज एंड मेरीन लिटर, आर्कटिक सिटीज एंड मेरीन लिटर। ठीक है, आई होप दीज 3 days आर क्लियर टू यू। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा इक्वल पे डे, फिर हमने पढ़ा बैम्बू डे एंड फिर हमने पढ़ा वर्ल्ड क्लीन अप डे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे इज अबाउट वर्ल्ड अल्जाइमर डे। वर्ल्ड अल्जाइमर डे जो है, अल्जाइमर सबसे पहले तो ना एक भूलने की बीमारी है जो कि विद एज हमारे अंदर ग्रो हो जाती है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है इट स्टार्ट श्रिंकिंग एंड ब्रेन सेल्स जो हैं वो दे स्टार्ट टू डाई। तो जिसके कारण जो ब्रेन की जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं वो थोड़ी डिक्लाइन करने लग जाती है। ये काफ़ी एल्डरली लोगों में देखा जाता है। इसी से रिलेटेड है डिमेंशिया, जो कि कंटिन्यूअस डिक्लाइन है थिंकिंग, मतलब सोचने की जो शक्ति है, लोगों से मिलने जुलने की, किसी को याद रखने की, वो सब चीज़ें जो है भूलते चले जाते हैं। ठीक है, अल्जाइमर जो है ना उसका कोई क्योर नहीं है, मतलब उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसको अगर टाइमली डिटेक्ट किया जा सके तो ये इससे बचा जरूर जा सकता है, लेकिन इसका कोई क्योर एज ऑफ नाउ अभी तो नहीं है हमारे पास, बट रिसर्च इज डेफिनेटली ऑन। और वर्ल्ड अल्जाइमर डे इसी के प्रति अवेयरनेस जनरेट करने के लिए है कि इसको कैसे डिटेक्ट करें। ठीक है, इसके क्या प्रोबेबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जो अल्जाइमर पेशेंट्स हैं उन्हें कैसे ट्रीट किया जाए, इन सब चीज़ों को के प्रति जो अवेयरनेस है वो क्रिएट करने के लिए हम मनाते हैं वर्ल्ड अल्जाइमर डे इस दिन सितंबर 21। ठीक है, दिस डिजीज जो ये जो डिजीज है इट इज नेम्ड आउट आफ्टर एलोइस अल्जाइमर, जिन्होंने इसे फर्स्ट डायग्नोस किया था 1901 में एक 50 ईयर ओल्ड वुमेन ने। मतलब इन्होंने डायग्नोस किया था कि एक वुमेन को अल्जाइमर नाम की बीमारी है। बेसिकली अल्जाइमर उनका अपना नाम था, उन्होंने अपना नाम उस डिजीज को दिया जिसको उन्होंने फर्स्ट टाइम डिटेक्ट किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट डे इज सितंबर 22। इस दिन है हैप्पी डॉटर्स डे। ठीक है, तो ये दिन जो है सेलिब्रेट करता है सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डॉटर्स इन आवर लाइफ्स। तो कहते हैं कि दोज पीपल आर लकी हु हैव गॉट डॉटर्स। ठीक है ना, तो दिस डे ऑल्सो कमेमोरेट्स द सेम स्पिरिट कि लकी हैं वो लोग जिनकी डॉटर्स हैं। तो ये एक अवेयरनेस भी है समाज के लिए, स्पेसिफिकली इंडियन सोसाइटी जहाँ पर आज भी फीमेल फिटिसाइड है, फीमेल इन्फेंटिसाइड है। तो जहाँ पर भी वुमेन भी डिस्क्रिमिनेटरी पोजीशन में है, उन पोजीशंस में ये जो डे है एक सटायर है उन पर कि वुमेन्स आर देयर टू सेलिब्रेट। इट इज़ अ डे जो डॉटर्स को सेलिब्रेट करता है, आपकी बेटियों को सेलिब्रेट किया जाता है इसलिए। तो 4th संडे ऑफ सितंबर जो इस बार सितंबर 22 को था, उस दिन जो है इसे मनाया जाता है। ठीक है, तो वी आर डन विद द न्यूज़ टुडे। लेकिन अभी जो है एक रिकैपिचुलेशन सेशन जो है वो रिमेनिंग है, जिसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आपको कितना याद रहा, आपने कितना समझा। तो recently Indian Army has placed a follow-up order for 73,000 more
SIG 716 राइफल. Which country is delivering these rifles? रिसेंटली वो बोल रहे हैं कि हमने इन राइफल्स का जो है ऑर्डर प्लेस किया है, तो हम कौन सी कंट्री से इन्हें खरीद रहे हैं? यस, वी आर बाइंग देम फ्रॉम यूएसए. ठीक है, हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जो है इसे खरीद रहे हैं. नेक्स्ट, द थर्ड अरिहंत क्लास बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन इज नेम्ड एज अरिघाट, अरिदमन, विक्रांत या फिर S4 स्टार. कह रहे हैं कि थर्ड अरिहंत क्लास बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका नाम क्या है? यस, द करेक्ट आंसर इज INS अरिदमन. क्योंकि अभी रिसेंटली अभी हमने हायरार्की पढ़ी कि सबसे पहले किससे रिलीज किया गया था? INS अरिहंत को. INS अरिहंत के बाद INS अरिहंत अरिघाट, और अरिघाट के बाद किसे रिलीज किया जाएगा? दैट इज अरिदमन. तो अभी तक हमारे पास ये 3 है. इसके बाद एक फोर्थ भी है, ये आपके लिए सरप्राइज है. उसका नाम है S4 स्टार. अब ये भी अपने जो है रिसर्च फेज में आ चुकी है, जो कि हमारी फोर्थ अरिहंत क्लास बैलिस्टिक न्यूक्लियर पावर सबमरीन होगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट नमन is associated with bringing Indians back from Sudan, helping army pensioners, killing youth या women empowerment. वो बोल रहा है कि प्रोजेक्ट नमन इनमें से किससे रिलेटेड है? तो यस, द आंसर इज वेरी क्लियर, इट इज रिलेटेड टू हेल्पिंग आर्मी पेंशनर्स एंड वेटरन. नेक्स्ट क्वेश्चन, NABFID. ठीक है, एन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेस्ड इन, मतलब वो आपसे बेसिकली NABFID का हेडक्वार्टर पूछ रहा है कि NABFID जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? क्या वो नई दिल्ली में है, कोलकाता में, बॉम्बे में या फिर हैदराबाद? आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा. द आंसर इज मुंबई. यस, यू आर राइट, इट इज मुंबई. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली अभेद वॉज इन न्यूज. व्हाट इज दैट? अभेद जो है वो क्या है? क्या वो एक बुलेट प्रूफ जैकेट है, या फिर एंटी टैंक मिसाइल है, हेलीकॉप्टर है या ड्रोन है? हम इसको अभी पढ़ के आए हैं. ठीक है, इट इज द लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट. और इन्हें कौन बना रहा है? DRDO in collaboration with IIT Delhi. ठीक है, so I hope this Abhed is a lightweight bulletproof jacket. It is clear to all of you. So that's all for today's video. I hope I was able to add some value to your preparation. Till then, keep revising, keep studying your notes. और अगर आपको इस वीडियो की जो PDF चाहिए वो भी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. So take care of yourself and your family. Keep revising. Thank you and have a nice day ahead.